हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन पर, यानी कि सीधा कहूँ तो एक क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत समय से सभी के दिमाग में आया होगा, पर उसका आंसर प्रॉपर नहीं मिल पाया। तो चलिए आज हम उसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से प्रिपेयर किए हुए सीड को जब हम ग्रो कराते हैं तो उनसे ग्रो होने वाले प्लांट से क्या वैसे सीड मिलते हैं, और नहीं तो क्यों नहीं मिलते। यानी सीधी सी बात है, आपने जब किसी रिकॉम्बिनेंट प्लांट के लिए सीड लिया होगा तो जो सीड ग्रो कराने के लिए सॉइल में लगाते हैं तो उससे जो प्लांट ग्रो होता है उससे निकलने वाले सीड वैसे नहीं होते। ऐसा क्यों? यानी कि जो सीड हमने लगाया है वैसा ही सीड हमें क्यों नहीं मिलता, उसका हम रीजन जानते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके प्लांट का सीड बनाना। किसी भी प्लांट का सीड रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाया जाता है, इसकी क्या जरूरत पड़ी, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि उसमें डीएनए या जीन इंसर्ट करके उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं, उस क्रॉप को, उस सीड को, और उससे जो प्लांट ग्रो होता है उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहते हैं। अभी क्यों जरूरत पड़ी और क्यों बनाया गया उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो एक्चुअल में जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिसमें प्रोटीन का अमाउंट, या कहा जाए कि बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स को किल करने की कैपेसिटी हो जाए, इसलिए उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया। मतलब क्रॉप्स को जब लगाते थे या सीड को लगाते थे तो उन्हें अधिकतर पेस्ट या इंसेक्ट खा जाते थे, जिसकी वजह से उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता था। तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। साथ ही कई जगह क्रॉप का जो फॉर्मेशन होता है या यील्ड जो होती है, उत्पादन जो होता है, वो बहुत कम होता है और उससे वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जिसकी ज़रूरत होती है। और धीरे धीरे पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि सभी के लिए सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन और फूड अवेलेबल कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की कि क्यों ना कम अमाउंट में ही उन सारे प्रोटीन्स को या जो भी न्यूट्रिशंस है उन्हें भी इन्वॉल्व कर दिया जाए, जिसके वजह से हम कम अमाउंट में भी अच्छा न्यूट्रिशन प्राप्त कर सके। तो इसलिए उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का फॉर्मेशन किया। सबसे पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप हुई थी वो थी बीटी कॉटन, जो कि 1996 में डिस्कवर हुई थी। जी, बीटी का यहाँ मतलब एक बैक्टीरिया से है, यानी बैसिलस थ्रियोजेनेसिस, जिसके पास एक प्रोटीन या कहा जाए जीन था, जिसके पास ये कैपेसिटी थी कि वो किसी भी पेस्ट को मार सके। एग्जैक्टली वो पेस्ट जो होते हैं वो कैटरपिलर जैसे होते हैं, उन्हें वो मार सके। तो उसे उस जीन को आइसोलेट कर दिया गया और उसे फिर रिकॉम्बिनेंट कराया गया कॉटन सीड के साथ, यानी उसे कॉटन सीड को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया। उससे पहले जब ऐसा नहीं किया गया था, यानी कि कॉटन सीड का जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया गया था, तो कॉटन के सीड्स को जब हम सॉइल में लगाते थे तो वो कैटरपिलर्स या वो इंसेक्ट उसे खा जाते थे, जिससे उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाता था। पर जब जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया, मॉडिफिकेशन के बाद उसके पास ये कैपेसिटी आ गई कि वो पेस्ट को किल कर सके। यानी कि यदि कोई पेस्ट उस सीड को खाएगा तो उसका मिडगट ब्लॉक हो जाएगा और उसकी वहीं डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से वह दूसरे सीड को नहीं खा पाएगा। यानी एक दो सीड के नुकसान पर ही हमारे जो इंसेक्ट है वो पूरी तरह से किल हो जाएंगे, और ज़्यादातर वो अपने अंदर ही टॉक्सिक प्रोड्यूस कर लेता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इंसेक्ट उसके आसपास भी नहीं जाते। इसीलिए उसमें कलर कोटिंग या ऐसे केमिकल्स का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से उनकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण आसपास के इंसेक्ट उस पर अटैक नहीं कर पाते और उससे अच्छे से प्लांट ग्रो हो जाता है, यानी जर्मिनेशन हो जाता है। इसी प्रोसीजर कई सारे प्लांट्स के साथ की गई, यानी टोबैको में भी वॉर्म्स लगते थे तो उसे भी कंट्रोल करने के लिए उसे भी जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया, जिससे टोबैको में अब वॉर्म्स नहीं होते। गोल्डन राइस हुआ, मेज हुआ, कॉर्न हुई, ऐसे कई सारे क्रॉप्स हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया, जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़े और साथ में उनमें न्यूट्रिशन का अमाउंट भी बढ़े। इसके कारण दूसरा यह भी है कि ये नेचर के लिए सेफ हो जाता है, क्योंकि यदि हमारे फील्ड में ये कहा जाए कि जहाँ फार्म है वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट हो रखे हैं
या हमारे न्यूट्रिशन की कमी है सॉइल में, तो हमें फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ता है। बट यदि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हम यूज़ करते हैं तो हमें इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन की वजह से खुद में ये डेवलप कर लेते हैं। जैसे हमने अभी बीटी कॉटन की बात की, तो अब हमें बीटी कॉटन में पेस्ट कंट्रोल के लिए बार बार पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, यानी कि उस सीड के पास ही कैपेसिटी है कि वो पेस्ट को किल कर सके, उसे मार सके। लगभग 2000 में इंडिया में बीटी कॉटन आया, बट अब वहाँ जो ये रिसर्च हुई थी वो अमेरिका में हुई थी और फिर इसे इंडिया में लाने में टाइम लगा। बट इंडिया की जो सॉइल है और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो अमेरिका से पूरी तरह से अलग है, इसीलिए जब उसे यहाँ पर पहली बार जर्मिनेट कर मतलब बीटी कॉटन को जर्मिनेट कराया तो उसकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिली, ना ही इतना अच्छा उसका रिजल्ट मिला। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसमें और मॉडिफिकेशन किए सॉइल के अकॉर्डिंग। तो जो हमारे यहाँ बीटी कॉटन यानी इंडिया में होता है वह बुलगार्ड नाम का बीटी कॉटन है, यानी कि उसमें और मॉडिफिकेशन किए गए हैं जिससे वो अडेप्ट कर सके हमारे यहाँ के सॉइल और इन्वायरमेंट को। अब इससे एक बेनिफिट ये हुआ कि ज़्यादातर सीड जर्मिनेट हुए और प्रोडक्ट ज़्यादा मिला। बट आपने हमेशा देखा होगा कि जब हम ये क्रॉप्स को लगाते हैं, ये सीड को लगाते हैं, तब उनके जो सीड आते हैं, यानी कि आप कॉटन लगा रहे हो तो कॉटन का जो सीड आएगा जिससे आपने ग्रो कराया है उसका सीड वैसा नहीं आता जैसा आपने बोया है। यानी कि यदि आपने जेनेटिक मॉडिफाइड सीड लगाया है, उससे प्लांट ग्रो हुआ है, उस प्लांट पर सीड जर्मिनेट हुआ है, तो उस सीड के प्रोडक्शन में वही सीड नहीं मिलता जो कि आपने ग्रो कराने के लिए लगाया था। यानी कि जैसा बीज बोया था वैसा फल नहीं मिलता। ऐसा क्यों? क्योंकि इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि वह एक जनरेशन के लिए ही हो पाया, मतलब उस सीड में जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है वो एक ही जनरेशन के लिए हो पाया, अपने ऑफ स्प्रिंग के लिए वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता। इसीलिए हमेशा हमें नॉर्मल सीड्स मिलते हैं। और ये कुछ साइंटिस्ट की मोनोपोली भी थी जिसकी वजह से उन्होंने ये बताया नहीं कि कैसे इसे और जर्मिनेट किया जाए। अदरवाइज हमें एक बार सीड लगाने पर उसके से ग्रो होने वाले प्लांट पर कितने सारे सीड्स मिलते हैं और उन सीड्स का हम यूज़ कर सकते थे वैसे ही जैसे जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप का यूज़ करते। बट उन्होंने इसे रिप्रेस कर दिया गया या अपने आप ये जीन रिप्रेस हो गया, जिसकी वजह से वो अपने ऑफ स्प्रिंग में सेम जीन को कन्वे नहीं कर पाए, यानी कि उसे नहीं ले पाए। केवल जो नॉर्मल सीड हमने लगाया है उसी में वो पेस्ट कंट्रोल की कैपेसिटी रही है। अब ऐसा कहा जाता है कि ट्रीट किया जाता है सीड्स को लगाने से पहले। जी हाँ, हम हर एक सीड को जेनेटिक मॉडिफाइड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी होती है जिन्हें हम घर से यानी होम सीड यूज करते हैं, जैसे चना हुआ, मक्का हुआ, तो कई लोग उसे होम सीड के फॉर्म में भी यूज करते हैं। तो अब कई सारी पेस्टिसाइड की शॉप्स पर, सीड की शॉप पर एक केमिकल मिलता है जिसे ट्रीटिंग केमिकल कहते हैं। उससे ट्रीट कराने से, यानी ट्रीट करना क्या होता है, सीड्स को लेते हैं और उस केमिकल को वाटर के साथ या जो भी केमिकल होता है उसे मिक्स करके उन सीड्स पर छिड़काव कर देते हैं, जिससे उस सीड पर उसकी कोटिंग हो जाती है। अब ये केमिकल क्या होते हैं, ये इतने टॉक्सिक नहीं होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, बट ये टॉक्सिक होते हैं इंसेक्ट्स के लिए। इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक होते हैं और ये क्या करते हैं, कोटिंग बना लेते हैं सीड पर, जिसकी वजह से इनका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है और साथ में एक लेयर होने की वजह से कोई भी पेस्ट इनमें पेनिट्रेशन यानी कि उस सीड को नहीं खा पाता, और यदि वो खा भी जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। अवेलेबल होते हैं किसी भी सीड और पेस्टिसाइड की शॉप पर, जो आपको हमेशा मिल जाएगी। जो फार्मर्स हैं वो तो इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इनका यानी ट्रीटमेंट कराने के बाद सीड लगाने से हमें पेस्ट का और फर्टिलाइजर का कम यूज़ करना पड़ता है। और हम जो क्रॉप खाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कॉटन हम खाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बट जैसे हम चना, गेहूँ, मक्का आदि कुछ क्रॉप्स है जिनका यूज़ हम फूड एज अ फूड सोर्स के लिए करते हैं, तब इन फूड सोर्स के लिए जो सीड यूज़ किए जाते हैं वो ट्रीटेड यूज़ किए जाते हैं ताकि हमें ज़्यादा हार्म ना हो। यदि आप नॉर्मल सीड लगाएंगे तो वह ग्रो तो होगा पर उसकी ग्रोथ भी कम होगी और हो सकता है नॉर्मल सीड होने की वजह से वह आसानी से इंसेक्ट के द्वारा अटैक कर दिया जाए उस पर और इंसेक्ट उसे खा जाए। ये चीज़ों से बचाने के लिए हमें जेनेटिकली या तो मॉडिफाइड करना होता है सीड्स को, या फिर प्लांट्स को, या फिर हमें ट्रीट करना होता है। अभी तक हमने बात की कि कैसे सीड को जर्मिनेट कराने के लिए उसे ट्रीट किया जाता है, यानी उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाता है,
यानी कि अलग अलग माइक्रोब्स है या जो भी जहाँ से भी सोर्स मिलता है उसका डीएनए आइसोलेट किया जाता है, फिर उस डीएनए को इंसर्ट कराया जाता है उस सीड के साथ, उसे ट्रीट कराया जाता है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कैसे बनाए जाते हैं या कहा जाए कि हाइब्रिड प्लांट कैसे बनाए जाते हैं, उस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड यदि आपने सीड को कर दिया है तो वो प्लांट भी मॉडिफाइड ही होगा। अब जैसे कुछ हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल आए थे टोमेटो, यानी कि टोमेटो प्लांट और पोटैटो प्लांट को मिक्स कर दिया गया था जिससे टोमेटो बना और प्लांट टॉक्सिक प्रोड्यूस करने लगा और वो ह्यूमन हेल्थ के लिए एलर्जिक हो गया। अब उन्होंने क्या किया था कि टोमेटो के प्लांट को पोटैटो के प्लांट के साथ क्रॉस करा दिया, जिससे प्लांट तो टोमेटो की तरह ग्रो हुआ और फ्रूट जो था वो भी टोमेटो की तरह आया, पर जब उसे कट किया गया तो अंदर पोटैटो जैसा मटेरियल निकला। ऐसे ही सेम बनाना और कीवी के साथ किया गया था, यानी बनाना और कीवी के प्लांट्स को भी क्रॉस कराया गया। उन्हें हाफ प्लांट बनाना का चाहा और हाफ कीवी का, तो उससे जो ग्रो हुआ वो दिखने में तो बनाना जैसा था, पर जब बनाना को ओपन किया गया तो वो कीवी का अंदर पूरा इंग्रेडिएंट्स था। तो ऐसे उन्होंने हाइब्रिड प्लांट बनाए, बट ये हाइब्रिड प्लांट सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, पर जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप सक्सेसफुल रही है और आज भी यूज की जाती है। साथ ही अच्छे प्रोटीन न्यूट्रिशंस के लिए राइस में भी प्रोटीन वाले जीन इंसर्ट कराए जाते हैं, ताकि जब उसे ग्रो कराया जाए तो उसमें हाई प्रोटीन का अमाउंट प्रेजेंट हो। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।